सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का जो संडे को पेपर हुआ था, 2 दिन हो गए, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऑल ओवर ये बात नहीं करूँगा कि इन सब के आंसर क्या क्या हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे आंसर देख लिए होंगे, कर लिए होंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ जो एक समझने वाली इस पेपर से जो बात है वो हम देखना चाहेंगे कि हमारा जो अभी स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के अंदर ये पेपर हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि जो स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसको ऐसे लगते हैं कि जो प्रश्न किसी भी आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं वो पता नहीं कहीं और से पूछे, किसी और जगह से पूछे जाते होंगे, हम किसी और डायरेक्शन के अंदर पढ़ रहे होंगे। इसलिए मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जब भी आप पेपर कर रहे हो तो थोड़ा आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके साथ में ये होना चाहिए कि किस प्रकार से पेपर पूछे जाते हैं और कैसे हम उस टॉपिक को एनालिसिस करते हुए हमारा जो रिवीजन है उसको करें। तो ये जो एचपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है, मैं कुछ प्रश्नों के ऊपर आपके साथ में कुछ बातें शेयर करूंगा जो आपके अगले 10 दिन के अंदर यानी काम आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सामने यही प्रश्न होंगे, हूबहू ऐसे प्रश्न होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आप देखोगे कुछ प्रश्न बहुत साधारण स्तर के थे यानी सामान्य स्तर के थे और कुछ मुश्किल भी थे। तो यहाँ कहने का भावार्थ ये है कि हमारी एक पूर्व धारणा ये होती है कि हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर का फिर उसका लेवल बहुत मुश्किल ही होता है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार पेपर बहुत साधारण स्तर के भी होते हैं और कई बार पेपर बहुत ही मतलब आप यूं कह सकते हो कि उच्च स्तर के पेपर बनाए जाते हैं और कई बार मध्यम स्तर का हो सकता है, तो वो हमें पहले से अनुमान नहीं होता है। तो एक तो ये इस पूर्व धारणा से नहीं होना चाहिए कि मेरे को वहाँ पे जाके कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। पहले से लोग ये मान के चलते हैं कि 150 आएंगे तो मैं 150 में से, कोई कहता है मैं 140 करूँगा, कोई कहता है 130, 120, जो भी है आपका पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप 150 में से आप 145 अटेम्प्ट कर रहे हो सकता है 150 में से आप 130 अटेम्प्ट कर पाएँ, 125 अटेम्प्ट कर पाएँ या 120 अटेम्प्ट कर पाएँ, तो वो उस पेपर की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ इस पेपर की प्रकृति के अकॉर्डिंग जो आप अपने अगले जो 10 दिन हैं उसके अंदर आपके लिए ये कैसे साबित हो सकता है, आपका जो दृष्टिकोण होगा उसको ठीक करने के लिए पेपर के लिहाज से। क्योंकि जब आप कोई भी प्रश्न करते हो और अपनी तैयारी करते हो और आपको प्रश्न आ रहे होते हैं तो आप में कुछ कॉन्फिडेंस आते हैं। कुछ प्रश्न किसी भी आयोग के द्वारा अगर आप देखोगे तो ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो वास्तव में बहुत ही अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं और उनकी एक्चुअल में बात करें तो उनके उत्तर अगर आप किताबों में खोजते हो तो भी आपको ढंग से नहीं मिलते हैं, न पढ़ाने वाले के पास होते हैं न पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास में होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों से घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें एक निश्चित टाइम के अंदर प्रश्नों का सॉल्यूशन करना होता है। सबसे जो बड़ी बात होती है वो ये है कि आप हर प्रश्न को बखूबी उसको, चाहे वो कितना ही आसान क्यों न हो, क्योंकि प्रश्न के जो अंक हैं वो तो चाहे मुश्किल होगा चाहे आसान होगा, उनके सबके बराबर होंगे। जैसे ही हम आसान प्रश्न आता है तो दूसरे प्रश्न के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और वो प्रश्न स्किप सा हो जाता है, वहां पे गलती होने की हमारी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए सरल जो प्रश्न होता है उसको बड़े धैर्य के साथ में यानी उसका उत्तर करना चाहिए, और मुश्किल प्रश्न होता है तो उसको तो हम समझ के साथ में करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप एक तो एचपीएससी वाला ये पेपर जो है उसको देखना, और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पीछे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था आप उस पेपर का भी एनालिसिस करके जरूर जाएं, क्योंकि उससे संबंधित भी आपको वहां पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं उन टॉपिकों की बात नहीं कर रहा जो आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में नहीं है, चाहे वो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर का विश्लेषण कर रहे हो जो अभी हुआ था, तो उन प्रश्नों को आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। जो आपके टॉपिक से संबंधित हैं उनके ऊपर आपका दृष्टिकोण ताकि डेवलप हो जाएगा कि भी एमपी में इस प्रकार का पूछ रहे हैं, हरियाणा में ऐसे पूछ रहे हैं, तो राजस्थान वाले भी इसी से मिलते जुलते कुछ इस प्रकार की बातें की जा सकती हैं। दूसरा एक बात आप और ध्यान रखना, 2-3 पेपर राजस्थान के सवाल काफी आएंगे। राजस्थान के मेरा जहां तक अनुमान है कि लगभग मैं ये मानता हूं कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर मिलाकर के आपके 25 से 30 प्रश्न अकेले राजस्थान के भूगोल के आएंगे। उनके लिए आप 2-3 पेपरों का एनालिसिस जरूर करके जाना। जैसे पीछे आरएस का पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, पीआरओ का पेपर हुआ है, ईओ का पेपर हुआ है। उन 4 पेपरों को आप लेकर के राजस्थान की ज्योग्राफी की जो
10-12 टॉपिक आपके सामने हैं। उन 10-12 टॉपिक से संबंधित हर पेपर के अंदर किसी में 10 प्रश्न है, किसी में 15 है, किसी में 20 हैं, तो यानी आपके 100 प्रश्न के आसपास आपको इन 4 पेपरों के अंदर मिल जाएंगे, या 80 मिल जाएंगे, या 70 मिल जाएंगे। एग्जैक्ट मुझे डांटना नहीं याद है, लेकिन जितने भी 50 से लेकर के 100 के बीच में जो प्रश्न मिले, उन चारों, या इस दौरान अगर कोई आरपीएससी के द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अगर कोई और पेपर करवाया गया है, तो खासतौर से आरपीएससी के द्वारा जो पेपर करवाए गए उनको आप जरूर राजस्थान के भूगोल के वो प्रश्न देखें, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द आपके प्रश्नों का जो स्वरूप होगा वो बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ मेरा इस पेपर को लेकर के आने का मकसद केवल ये नहीं है कि मैं आपको कोई उत्तरों की व्याख्या करूं और आप उसका उत्तर समझ पाएं। यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों की जो बात करेंगे उसमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि भी आप जब पेपर करते हो तो आपके सामने भी बहुत सरल से सरल या मुश्किल से मुश्किल भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप कैसे उनका उत्तर देने का प्रयास करें। आपकी जो पाठ्य सामग्री आपके पास में है उसके ऊपर आप विश्वास रखें। जिससे भी आप पढ़े हों या स्वयं सेल्फ स्टडी की हो, आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे या किसी के आप मार्गदर्शन में होंगे, उनसे रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको आपकी पाठ्य सामग्री के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं। बशर्ते आपको वो याद ठीक से होनी चाहिए, उनकी सीक्वेंस ठीक से होनी चाहिए। आकर के अंत में आकर के मेरा कोई कहने का भावार्थ ये भी नहीं है कि आप अपनी रणनीति को बदलें। आपकी रणनीति जो पहले से चल रही है उसी को करते हुए आप बढ़िया तरीके से, अभी आपके पास 10-12 दिन पड़े, उन दौरान आप मिनिमम एक बार या कुछ टॉपिकों को आप 2 बार रिवीजन करके वहां पे जा सकते हो और आपके प्रश्न ठीक होने की संभावना है। लेकिन इस दौरान आप थोड़ा सा किन चीजों के ऊपर फोकस रखें वो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, कुछ प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं साथ में ये जो नोट्स जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों ने ले रखे हैं उनके संदर्भ में भी बात करूंगा कि भी आप, हमने यहाँ पे इस प्रकार की बातें की हैं और आयोग ने भी इस प्रकार के सवाल पूछे। कहने का मतलब है कि मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में से हैं। अब आपने मुख्य जो किताबें हैं उनमें से आपने नोट्स तैयार किए होंगे, मैंने करवाए होंगे, किसी और ने करवाए होंगे, तो यानी मेरे विचार से आपकी 3 जो आपने किताबों का विश्लेषण करके आपने कुछ लिखा वो हो गया, और आपके पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग आपने कुछ बातें की, एनसीईआरटी की है। तो मेरे विचार से ऐसा कोई पेपर नहीं होगा कि जो आपका सब्जेक्ट का पास नहीं होगा, बहुत अच्छी रैंक से आप उसको पास कर पाओगे। यहाँ पे जैसे ये सवाल मैं पीछे से यानी कह रहा हूं कि यहाँ पे हमने कुछ पहले जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ सवाल लिए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे भू आकृतिक विज्ञान की यानी भौतिक भूगोल का मैंने पहले भी कहा था कि स्कूल लेक्चर के संदर्भ में मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो स्कूल लेक्चर के संदर्भ में अगर आप देखते हो भौतिक भूगोल के आपके लगभग आप यूं कह सकते हो राउंड फिगर के अंदर 35, 40, 45 तक सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 3 पार्टों से संबंधित यानी भू आकृतिक, जलवायु और समुद्र विज्ञान। अब इसमें से कुछ सवाल जो भू आकृतिक के इन्होंने पूछे हैं उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि जैसे ये दिया है कि पहले यहाँ पे प्रश्न को देखें कि निम्न में से कौन सी विवर्तनिक प्लेट प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। मैंने पीछे भी कई बार जब क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं तो मैंने बताया था कि ये जो पिछले आप 2-3 सालों का जो ट्रेंड देखते हो, चाहे आप नेट का देखिए और चाहे आप पिछले स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है उसको देखिए, आप कॉलेज लेक्चरर का यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ है उसको देखिए, ये जो गौण प्लेट वाला जो पार्ट है यानी प्लेट टेक्टोनिक का जो हिस्सा, गौण प्लेट वाला जो हिस्सा है, या आप यूपी का देखेंगे, उत्तराखंड का देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, एमपी का है। तो यानी पिछले 2-3 सालों से जो सवाल पूछा जा रहा है वो इस एरिया को खास तौर से यानी प्लेट टेक्टोनिक के सवाल के अंदर यानी कवर किया गया। अब इस सवाल को अलग अलग तरीके से वो मॉडरेट कर रहे हैं, यानी अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। कभी तो आपको ये जो प्लेटों की जो बात की गई, जैसे इस प्रकार अब की बार जो प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, यानी ये जो प्लेटें दे रखे हैं, कैरोलिन प्लेट की बात कर रहा है, नजका की बात कर रहा है, जुआंडी फूका की बात कर रहा है, स्कोसिया है, ये स्कोटिया नहीं है, स्कोसिया की बात कर रहा है। अब ये प्रश्न हमें ये समझाना चाहता है कि भी इन गौण प्लेटों के बारे में आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये किस एरिया के अंदर स्थित है। दूसरा, इनका पहले से जो प्रश्न पूछा गया वो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, इस प्रकार से बातें की गई है। यहां पे हम देखेंगे ये जो स्कोसिया जो प्लेट है वो अटलांटिक महासागर के अंदर है। यहाँ पे हमने इसको पहले से इस प्रकार से पढ़ रखा है और मैंने ये पहले भी बताया, पहले यहाँ से इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा गया कि आप उत्तर से दक्षिण को इनको कीजिए। जुआंडी फूका की बात आती है, कोकोस की बात आती है, नजका की बात आती है, ये पीछे भी आया था प्रश्न। इनको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या डायग्राम बेस आपको यहाँ पे ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, डी लगा दिया या ई लिख दिया, ये कैरोलिन आ गया।
तो इस प्रकार का भी प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया कि कौन सी गौण प्लेट है, कौन सी मुख्य प्लेटें हैं। तो यानी गौण प्लेट वाला ये जो पार्ट है यहां पे आप देख रहे हो ये प्रशांत महासागर से संबंधित होगी। जुआन डी फूका की बात कर रहा था, वो भी नजका की बात कर रहा था पीछे जो प्रश्न के अंदर है। देखो जुआन डी फूका आ गया, नजका आ गया। इधर आप देखोगे ये यहां पे आकर के आपकी कैरोलिन आ गई, लेकिन ये अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के अंदर ये स्कोशिया है। ये एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है, आपने देखा होगा, तो 11वीं क्लास वाली है उसके अंदर। तो इसको आप अब भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां स्कूल लेक्चरर के अंदर भी आपको प्लेट टेक्टोनिक का जो टॉपिक है उससे संबंधित सवाल अच्छा मिलेगा, और इस प्रकार का जो सवाल है वो हमारे से भी पूछे जाने की संभावना होती है। यहाँ पे या तो आपको डायग्राम बना करके ABCD लिखा जा सकता है, ए किसको मेंशन कर रहा है, बी किसको कर रहा है, या फिर आपको उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम, यानी इस प्रकार से क्रम से बात की जा सकती है, या किस महासागर से संबंधित है ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, या कौन सी प्रमुख और कौन सी गौण प्लेट है ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, जो प्लेट टेक्टोनिक वाला जो टॉपिक है इससे संबंधित। और भी इसमें हम प्रश्न बनेंगे, उसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते अभी। नेक्स्ट अगर प्रश्न ये यहाँ पे बता रखे हैं कौन कौन सी प्रमुख प्लेटें हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने स्टार लगा रखे हैं। मार्गन ने प्रमुख 6 प्लेटें बताई हैं, कौन कौन सी बताई हैं, कौन सी महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सी महासागरीय प्लेट है। ये जितने भी स्टार लगाए गए हैं इसका मतलब ये किसी न किसी विगत परीक्षा से संबंधित रिलेटेड ये प्रश्न रहे हैं, और आगामी परीक्षाओं के अंदर कहीं न कहीं इनका संबंध रह सकता है। ये एक अनुमान लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हूबहू ऐसा ही प्रश्न होगा। अगली नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अगर बात की जाए कि कौन सा रासायनिक अपक्षय का उदाहरण नहीं है, यानी भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। मैं अगर बात करूं पिछले 2-3 जो स्कूल लेक्चरर के जो एग्जाम हुए हैं उनमें लगातार लगभग ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भौतिक अपक्षय से संबंधित है, कौन सा रासायनिक अपक्षय से संबंधित है, कौन सा जैविक अपक्षय से संबंधित है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने एक पेज के अंदर दिखा रखा है कि भौतिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय या रासायनिक अपक्षय कौन कौन से उदाहरण है, जैविक अपक्षय के कौन कौन से हैं। और ये यहाँ पे आके आप देखिए कि अपदलन, अपशक्लन, एक्सफोलिएशन या ओनियन अपक्षय बार बार पूछा जाता है। ये जितने शब्द दिए गए हैं इसका मतलब इनको अलग अलग स्वरूप के अंदर पूछ लिया गया। तो उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का उदाहरण नहीं है, तो ये जो अपशक्लन या एक्सफोलिएशन की जो आप बात करते हो ये भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। और बाकी ये यहाँ पे रासायनिक अपक्षय के बता रखे हैं, कार्बोनेशन की बात करेंगे, हाइड्रेशन की बात करेंगे, ऑक्सीकरण की बातें करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो अपशक्लन या एक्सफोलिएशन जो है वो भौतिक अपक्षय का है, बाकी ये रासायनिक अपक्षय के उदाहरण हैं। तो यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है और हमें भी आगे इस प्रकार के प्रश्न यहां से इस टॉपिक से पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। प्रश्न कौन सा भौतिक अपक्षय का या कौन सा रासायनिक अपक्षय का या कौन से के अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी, एक पेज है उसमें से लगभग बनते हैं ऐसे सवाल। नेक्स्ट अगर प्रश्न की अगर हम बात करें, ये भूकंप वाला जो टॉपिक है, यहां से जो इन्होंने जो प्रश्न पूछा है ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है उससे पहले भी। यानी यहां पर जो भूकंपों का, जहां पे भूकंपीय तरंगें नहीं जा पाती हैं उस क्षेत्र को हम शैडो जोन कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। उसी छाया क्षेत्र से संबंधित आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के अंदर 2 डायग्राम दे रखे हैं। एक जिसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे एस तरंगों का छाया क्षेत्र दिखा रखा है, एक आप देखोगे पी तरंगों का छाया क्षेत्र दिखा रखा है। ये 105 से लेकर के आप यूं कह सकते हो 105 या 103 लिखा होता है, और यहां तक 143 तक या 145 तक का जो क्षेत्र है जहां पे पी तरंगे नहीं आ रही हैं और एस तरंगे भी नहीं आ रही। एस तरंगों का जो दिखा रखा है 105 से लेकर के 105 तक का। तो ये जो प्रश्न है वो बार बार इतनी बार पूछा गया है कि आप देखोगे अलग अलग आयोग के द्वारा नेट के अंदर, यहाँ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, स्कूल लेक्चरर के अंदर, और अभी आप देख रहे हो एचपीएससी के अंदर, या पीछे जो हमारे और इससे रिलेटेड जो सेकंड ग्रेड वगैरह का एग्जाम है उनके अंदर भी ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि जो छाया क्षेत्र है वो किसे कहते हैं, या किस एरिया के अंदर पी तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं, कितने एरिया के अंदर एस तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। तो यही सवाल वापस यहां पर रिपीट किया गया है एक तरह से कि भूकंप की प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र और केंद्र से 2 कोणों के बीच में देखा जाता है। तो हम कह रहे हैं कि 103 डिग्री से लेकर के 143 डिग्री या 105 डिग्री से 145 लिख देगा। जो जैसा प्रश्न यानी फॉर्मेट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका उत्तर
दे देंगे। तो ये आगे भी आप ये देखना कि भूकंप वाला जो टॉपिक है, भूकंप के अंदर खासतौर से अधिक जो एपिसेंटर वाला जो पार्ट है, अवकेंद्र की बात करते हो, अधिकेंद्र की जो बात करते हो, भूकंप मूल की बात करते हैं, वहां से भी बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भूकंप उत्पत्ति के कारण क्या है, पी, एस और एल तरंगों, उनके उपनाम और उनकी विशेषता से संबंधित प्रश्न होते हैं। और उसके बाद में ये जो छाया क्षेत्र की जो हमने बात की, यहां से बार बार प्रश्न है जो इस टॉपिक से संबंधित पूछा जाता है। यहां पे बीच में एक ज्वालामुखी से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था, जिसमें वो बात कर रहे थे मुख्यतः ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, और उसके अंदर गैसों की बात की गई थी। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, उनको भी आप खासतौर से पढ़ करके जाएं, क्योंकि वहां से भी बार बार जो पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी का इस प्रकार का प्रश्न हमें वहां पर भी स्कूल लेक्चर में भी देखने को मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां से जो आप देखोगे कि भूआकृतिक विज्ञान के अंदर स्कूल लेक्चर के अंदर भी हमारे एक टॉपिक दिया गया है ढाल से संबंधित। तो ढाल विश्लेषण का जो टॉपिक दे रखा है, ढाल विश्लेषण के टॉपिक के अंदर ये जो प्रश्न सेम ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत की अगर बात करें, 2013 का जो स्कूल लेक्चरर था उसमें भी यही प्रश्न था। और उसके बाद में भी आप देखोगे कि बहुत बार यहां से कभी पैंक का, कभी डेविस का, कभी वुड का, तो यहां ये जो मॉडल दिए गए हैं ढाल विश्लेषण से संबंधित 10 से एक नाम है, आप उनको, ये तो ये इसका आ जाएगा ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, पैंक का आ जाएगा। तो यहां पर जो हम देखोगे कि नोट्सों के अंदर ये दिखा रखे हैं कि ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत डब्ल्यू, पैंक का आ जाएगा, ढाल पतन सिद्धांत डेविस का आ जाएगा। 10 से एक शब्द लिखे हमने, उन 10 शब्दों के अंदर बार बार यानी पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आप बहुत ही अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि इनमें कंफ्यूज होने की भी संभावना होती है। कई बार वहां पेपर के अंदर हम पतन और प्रतिस्थापन के अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को निश्चित रूप से यहां से सवाल स्कूल लेक्चर के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। पिछले आप 4 पेपरों को उठा करके देख लीजिए, हर पेपर के अंदर एक सवाल मिनिमम, हो सकता है 2 सवाल वहां से पूछे गए हों। अगला यहाँ पे एक जो टॉपिक भू आकृतिक का जो स्कूल लेक्चर के अंदर और है, भू आकृतिक विज्ञान की मौलिक संकल्पनाएं, जिनसे संबंधित भी 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। 1 पेज का हमने नोट्सों के अंदर कर रखा है, उनको भी उस टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन करके जाएं। कौन कौन सी भू आकृतिक विज्ञान की मौलिक संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, जहां से भी बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला तो हमने ये तो कुछ भू आकृतिक विज्ञान के ऊपर बातें की। अगला ये आ गया, भू आकृतिक विज्ञान के अंदर ही आपके स्कूल लेक्चर के अंदर 3 प्रकार के जिक्र किए गए हैं जो स्थलाकृतियां हैं। उसमें से एक तो नदी निर्मित स्थलाकृतियों का प्रश्न बनता है, एक पवन से बनता है और एक हिमानी का बनता है, क्योंकि कारस्ट वाला और समुद्री लहरों वाला जो अग्र है वो आपके सागरीय तरंगों द्वारा जो निर्मित होती हैं, वो सिलेबस में नहीं है 2, तो 3 पार्ट ये हैं। इनसे संबंधित मैं ये मान के चलता हूं कि 3 से लेकर के 5 प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और खास तौर से इन प्रश्नों के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके वहां पर कोई बहुत क्लिष्ट या मुश्किल प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ ये जो पेपर जो आपको सिखा रहा है, उससे आप देखोगे ये या पीछे के जितने भी पेपर हैं, उनमें से 2 सवाल तो आपके सीधे सीधे ऐसे से बनते हैं कि कौन सी स्थलाकृति किस से संबंधित है। वो नदी की देखोगे, हिमानी की देखोगे, पवन की देखोगे, आपसे अपर्दनात्मक स्थलाकृति कौन सी, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कौन सी है, या फिर कौन सी सीधा ही पूछ लिया नदी से संबंधित है, कौन सा हिमानी से संबंधित है, कौन सा पवन से संबंधित है। अब यहाँ पे देखो आप कि कौन सा क्षेत्र गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो गर्म और शुष्क के अंदर मुख्यतः अगर बात करते हैं तो पवन से संबंधित जो काम होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हो कि पवन निर्मित स्थलाकृतियों का जब अध्ययन करोगे तो हमने 3 भागों के अंदर आपको बांटा हुआ वहां पे मिलेगा कि ये तो सिर्फ एक दिखा दिया। उसमें आप देखोगे अपर्दनात्मक स्थलाकृति, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, और फिर हम ये देखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलज निर्मित स्थलाकृतियां, यानी बारिश होने के कारण वहां पर निर्मित स्थलाकृतियां। और उसी में से एक स्थलाकृति जो है वो आप देखोगे कि प्लाया की बात की गई है। प्लाया से संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बजादा और पेडिमेंट, ये जो स्टार लगा रखे हैं, ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। अब ये पैटर्न ग्राउंड की बात करते हो, पिंगो की बात करते हैं, तो ये दोनों जो अगर हम बात करें परिहिमानी से संबंधित शब्द हैं जो एक पेज के अंदर मैंने लिखा रखे हैं। और ये पोलजे जो कार्स्ट निर्मित स्थलाकृति है, तो यहां से
इन स्थलाकृतियों से संबंधित 3 से 5 प्रश्न हमें स्कूल लेक्चरर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो ये इसी प्रकार के स्वरूप के प्रश्न है, यानी आपने जो पढ़ा है वही है, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य के साथ में वहां पे प्रश्न करने हैं। कोई ये नहीं है कि अब जो 10 दिन बचे हैं उसके अंदर कुछ अलग से चीजें लेकर के पढ़े। आपके पास में जो पाठ्य सामग्री है आप उसी का अध्ययन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि अब आप अंत में आकर के ये कोई नोट्स लीजिए इसके अकॉर्डिंग पढ़िए, नहीं। जो आपके पास में पहले से जहां से पढ़ा है, जो पाठ्य सामग्री है उसका थोड़ा सा इस प्रकार से एनालिसिस करते हुए पढ़िए। ये सारी चीजें आपके पास में हैं। मैं तो ये इसलिए दिखा रहा हूं कि भी यहां पे जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके पास में ये पढ़े हैं तो वो ऐसे देख लें, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी अब भी पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अब ये जो प्रश्न था एक तरह से मुझे अच्छा लगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको बदलते हुए स्वरूप के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आरपीसी के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और प्रश्नों के स्तर की थोड़ी सी बात करूं तो मैंने पिछले जो 2-3 पेपर जो आरपीसी के देखे हैं उनमें थोड़ा जो स्तर है वो अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका जो पेपर होगा अभी स्कूल लेक्चरर का, वो भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि भी ठीक पेपर बनाया जाएगा। और उस पेपर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऐसे स्टेटमेंट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ऐसा स्टेटमेंट जब देखने को मिलते हैं, एज इसमें तो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 3-3, 4-4 स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं। और वहां पर आपसे ऐसा पूछा जाएगा, यही जैसे इसमें दे रखा है केवल 1 ठीक है, केवल 2 ठीक है, 1-2 ठीक है, न 1 ठीक है, न 2 ठीक है, ऐसे होंगे। कौन से सत्य होंगे, कौन से असत्य होंगे, या उससे संबंधित कौन से रिलेटेड होंगे, संबंधित होंगे, ऐसे सवाल वहां से क्रिएट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। तो ये काफी अच्छा सवाल एक तरह से है। जैसे हमने बात की कि अभी प्राकृतिक तटबंध की बात करते हो। प्राकृतिक तटबंध नाम से संबंधित है कि प्रकृति द्वारा ही बनाए गए हैं। बंध का मतलब एक तरह से पानी को रोकने के लिए, यानी नदी के दोनों किनारों पर इस प्रकार से जो मिट्टी जमा हो जाती है उसको हम प्रकृति द्वारा, तो उसको हमने प्राकृतिक तटबंध कह दिया। ये यहां से इस प्रकार से नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये एक तरह से है तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। यानी यहां पे मैं अभी कह रहा था कि हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। अब इसका फॉर्मेट क्या दे दिया कि प्राकृतिक तटबंध ये निक्षेपणात्मक स्थल रूपों के उदाहरण है, इसका मतलब बात है, ठीक है। दूसरी जो यहां पे बात की गई है कि ये हमेशा नदी के लंबवत होते हैं। नदी के लंबवत का मतलब हो गया कि नदी आपकी ऐसे बह रही है, इसका मतलब लंबवत ऐसे होंगे, जबकि ये तो इस प्रकार से स्वरूप में जमा हो रहे हैं। तो ये तो क्या है, नदी के पैरेलल है, नदी के समानांतर हैं। ये देखिए, ये देखो, ये नदी आ गई, इसके दोनों और पैरेलल मतलब समानांतर इस प्रकार से जमा होते हैं। और इसने ये शब्द दिया है कि ये हमेशा नदी के लंबवत होते हैं, यानी ये ऐसे कह रहा है कि ये इस प्रकार से होते हैं हमेशा। तो ये जो नीचे वाला जो शब्द है ये पेपर के अंदर वहां पे मुश्किल पैदा इसलिए करता है क्योंकि हम बहुत सी बार ये लंबवत, समानांतर ऐसे शब्दों की तरफ हमारा पेपर के अंदर ध्यान नहीं जाता है। न जाने का कारण ये होता है कि कई बार जब आप पीछे से प्रश्न करते आ रहे हो, बहुत सरल प्रकृति का हो सकता है, तो फिर आप ये सीधा पढ़ते हो, ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, ये नदी के लंबवत होते हैं, तो हमने कह दिया कि हाँ भी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, ये जो लंबवत की बात कर रहे हो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसका मतलब यहां पर केवल 1 होगा। तो ऐसे प्रश्न मुझे ऐसे लगता है कि आपको ठीक ठाक आरपीसी के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि आप आरएस का पेपर देखोगे या आप पीआरओ का पेपर देखोगे, ईओ के पेपर देखोगे, वहां पे कुछ प्रश्न आपको ऐसे बनाए हुए मिलेंगे। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हमारा स्कूल लेक्चरर का पेपर है उसमें भी ऐसे प्रश्न बनाए हुए मिल सकते हैं। तो ये कोई प्रश्न मुश्किल नहीं है, जो आपकी पढ़ी हुई सामग्री है हर जगह से, जैसे मैंने दिखाया कि भी हमने यहां पे लिख रखा है तो आपने पहले से पढ़ा है, वो भी आपने भी यहां पे लिख रखा है। तो ऐसे के ऐसे जो प्रश्न है, और बार बार यहां से प्राकृतिक तटबांध से संबंधित, बाढ़ के मैदान से संबंधित, इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, नदी निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित। जैसे 2 प्रश्न अभी हमने यहां पे देख लिए। निम्न, ये तीसरा आ गया, जैसे इसी पेपर के अंदर बात कर रहे हैं, मैंने कहा था कि हमारे जो स्कूल लेक्चरर का पेपर है उसमें भी 3 से 5 देखने को मिलेंगे। यहां पे तीसरा प्रश्न आ गया ये, और तीसरा प्रश्न में क्या दे दिया, सिर्फ ये दिया है कि निम्न में से कौन सी हिमानी स्थलाकृति नहीं है। अब कई बार ये शब्द नहीं है और है, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा पेपर के अंदर, क्योंकि कई बार हम निम्न में से हिमानी स्थलाकृति, जैसे आपको दिखा सड़क, आपको याद है कि हाँ भाई सड़क तो हिमानी निर्मित स्थलाकृति है, और आपने आगे पढ़े, इन्हें निशान लगा दिया। अब बाद में पता चलता है कि ये तो नहीं की बात कर रहा है,
तो नहीं कौन सा है, सरक भी है, फ्योर्ड भी है, हॉर्न भी है, लेपीज नहीं है। लेपीज आप देखते हो कारस्ट निर्मित स्थलाकृति जो क्षेत्र होते हैं उनमें अपर्दन के कारण निर्मित इस प्रकार से उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति होती है उसको हम लेपीज कहते हैं। यहां ध्यान रखना, ये जो सरक वाला जो पार्ट है इससे संबंधित आप ये देखोगे कि बार बार जो प्रश्न है वो पिछले पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं। आप देखना, सरक से काफी डेप्थ में सवाल पूछे गए हैं। एक तो सरक के उपनाम पूछे जा रहे हैं, दूसरा अगर आप देखोगे कि सरक के जो भाग हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी डिटेल के अंदर हमने कर रखा है एक पेज के अंदर, तो उसको वहां से जरूर देखें। जितने भी उपनाम जिनके दे रखे हैं, चाहे वो हॉर्न के दे रखे हैं, चाहे सरंग के दे रखे हैं, उनको आप जरूर करके जाएं, क्योंकि उपनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी अब आपके रिवीजन का जो दौर है उसके दौरान आप इन चीजों को ध्यान में रखें। और ये जैसे हमने यहाँ पे अलग से इस प्रकार से दिखा रखा है, मैंने ये पहले भी बताया था, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि हिमानी निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति, ये सारी की सारी अपर्दनात्मक है, जिसमें अभी वो बात कर रहे थे, सरक की बात कर रहे थे, हॉर्न की बात कर रहे थे, फियोर्ड की बात कर रहे थे। ये सारे जो शब्द हैं इनके ऊपर स्टार नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे शब्द किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। हिमोड का भी पूछा जाता है, ड्रिमलिन का पूछा जाता है, ये बार बार आते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृतियां, एस्कर का, केम का, केटिल का, हमक का, आउटवोस्ट, पिछली बार यहीं से प्रश्न आया था स्कूल लेक्चरर के अंदर जो बात कर रहे थे। फिर तो ये 3 से 5 यानी प्रश्न आपको जो भू आकृतिक विज्ञान के जो स्थलाकृतियों से संबंधित है उनसे संबंधित प्रश्नों को करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे इसने उससे संबंधित पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो आपके सिलेबस में वो भी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर आप जरूर ये ध्यान रखें कि जो भूकंपीय तरंगों के आधार पे आप देखते हो कि 3 प्रमुख भागों के अंदर जो बात की गई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, और उसके जो उपभाग जहां पे डिसकंटिन्यूटी वाला जो क्षेत्र है वहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको आप खास तौर से उस असंबंधता का जो क्षेत्र है उसको आप देख करके जाएं। तो ये कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जो आपके स्कूल लेक्चरर के अंदर एक प्रश्न उससे भी बनने की संभावनाएं जो होती है, वलन जो है, वलन के जो टाइप दे रखे हैं, प्रकार दे रखे हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न बनता है। तो ज्वालामुखी की हमने बात कर ली, भूकंप की बात कर ली, फिर भू आकृतिक विज्ञान की जो संकल्पनाएं हैं उनसे संबंधित यानी प्रश्न की बात होगी। ये सारे इस स्वरूप के अंदर आपको प्रश्न वहां पे देखने को मिलेंगे। लगभग मैं ये मानता हूं कि आपको 15 प्रश्न के आसपास भू आकृतिक विज्ञान के स्कूल लेक्चर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप एक जो आपका पढ़ा हुआ है उसमें अगर आप 6 से 8 घंटे अगर ठीक से रिवीजन अब करते हो तो आपका लगभग ये सारे के सारे प्रश्न ठीक होने की संभावनाएं होती है। यानी 80 से 90% प्रश्न अगर ठीक ठाक पेपर आता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो। और मुश्किल आता है और वहां पे कुछ ऐसे ही अटपटे अगर कोई सवाल हो तो फिर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं होती है। वो न पढ़ाने वाले को आते हैं, न पढ़ने वाले को आते हैं, वो सिर्फ पेपर बनाने वाले को आते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस कंडीशन के अंदर मेरिट काफी नीचे चली जाती है। तो ये तो हमने यहाँ पर जो भू आकृतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न पूछे थे उसके ऊपर एनालिसिस की थी। और ये जो आपके पास में एक तरह से पाठ्य सामग्री में इसलिए दिखा रहा हूं, कोई मेरा इनको बेचने का मकसद नहीं है। कहने का मतलब जिन विद्यार्थियों के पास में है वो इनको याद तो करें ठीक से। कहते हैं कि सर उनमें से प्रश्न आते हैं क्या, तो मैं ये कहता हूं कि भाई उनको आप ठीक से याद कीजिए। और ठीक से अगर याद करते हो तो निश्चित रूप से प्रश्न हम हल कर पाते हैं। वो प्रश्न चाहे डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। जैसे इसमें तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे पूछे गए। कई बार ऐसा होगा कि प्रश्न की लैंग्वेज ऐसी होती है कि आपको उत्तर वहां से निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट आपको वो नहीं मिले, तो फिर आप उस कंडीशन में कहते हो कि आप तो ये बता रहे थे कि इनको जो पढ़ के जाएगा उसमें से ऐसा होगा, ये होगा, हमें तो ऐसा मिला ही नहीं। यानी कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपकी समझ बेस होते हैं, समझ आधारित होते हैं, लेकिन इतनी सी चीजों को अगर आपने ठीक कर रखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। पुराने पेपरों का मैंने पहले भी कहा था, हर टॉपिक का आपको विश्वास एनालिसिस करना चाहिए। कई ये सोच रहे हैं कि एचपीएससी वाला पेपर आरपीएससी के अंदर कैसे काम आ सकता है, तो मैं सदैव ऐसे कहता हूं कि ये ऐसे प्रश्न आरपीएससी के जो पढ़ के गए थे वो एचपीएससी में काम आ सकते हैं, वो एमपी में काम आ सकते हैं, वो उत्तराखंड में काम आ सकते हैं, वो डीएसएसबी में काम आ सकते हैं। तो फिर उनके प्रश्न हमारे क्यों नहीं काम आ सकते? मेरा समझाने का मतलब इतना ही है कि आप इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जो अलग अलग पीसीएस के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर विश्वास करके आप पेपर में जाइए अंत तक। अभी तक मैं ये देखता हूं कि अविश्वास की जो स्थितियां हैं खुद के मन में वो नहीं होनी चाहिए। और अब अंत में ये भी प्रश्न आता है कि सर हमें क्या केवल ऑब्जेक्टिव ही करने चाहिए?
ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि हम तो केवल ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, नहीं, आपको रिवीजन, हाँ कुछ आप 1-2 घंटे ऑब्जेक्टिव का अभ्यास कर लीजिए, बाकी टाइम आपको इस समय जो आपकी पाठ्य सामग्री है उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, ताकि रिवीजन करोगे तो ये जो शब्द अगर आपको याद होंगे तो आप पेपर में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अन्यथा अकेले प्रश्नों से भी काम नहीं होगा। हाँ, प्रश्नों का अभ्यास कीजिए साथ में, आप कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे निकाल करके, बाकी 10-12 घंटे हैं आप इनको अपनी जो है उसको रिवीजन कीजिए, ताकि वो चीजें स्किप न हो, वापस याद आ जाएं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कुछ जलवायु विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर। ये जो इन्होंने यहां पर जलवायु विज्ञान का जो पहला प्रश्न, वायुमंडल के संगठन और संरचना, ये स्कूल लेक्चरर के अंदर भी टॉपिक है, नेट वगैरह के अंदर भी यही प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलते हैं, या असिस्टेंट जो प्रोफेसर का जो पेपर है उसके अंदर भी यहां से प्रश्न बनते हैं। यानी कहने का मतलब स्कूल लेक्चरर का मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूं क्योंकि जस्ट अभी स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, इसलिए बात। बाकी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर देखोगे तो वहां पर भी हमारा जो दिसंबर में होने वाला है उसमें भी ये काम आएंगे कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है यहां पर। पहले सिर्फ मैंने क्लास में बताते हुए यहां से इस टॉपिक से संबंधित अनंत बार यानी प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको भी स्कूल लेक्चरर के अंदर, कॉलेज लेक्चरर के अंदर अगर बात करें यहां पे राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आपको 2 प्रश्न इस टॉपिक से देखने को लगभग मिलते हैं। और ये दिया है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे कम मात्रा के अंदर अगर आप यहां पर देखोगे, सबसे कम और ज्यादा का मैंने ये भी बताया था कि आप ये देखो कि एक सारणी बना रखी है, और इस सारणी से संबंधित ये जो डाटा है यहां पर जो दिया गया है, इससे संबंधित बार बार प्रश्न बनाए जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता सबसे अधिक कौन सी है, हमने नाइट्रोजन की बात की, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर आर्गन, यहां से शुरू किया है उन्होंने। ये आर्गन दे रखी है, CO2 दे रखा है, फिर उसके बाद में हीलियम दे रखा है, और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन दे रखा है। ये 4 शब्द दिए हैं। मैंने यहाँ पे निही, ओहा, क्रिजी ऐसे शब्द लिख दिया कि ये घटते क्रम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे 4 बड़ी बड़ी गैसों को सीधा याद रख लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आर्गन और CO2। अब आपको क्या करना है, वहां पेपर के अंदर ये जो सारणी का ये जो पार्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से ऐसे भी पूछा गया था, मैंने पहले भी बताया था कि कौन से प्राकृतिक घटक हैं। एक बार उसने CFC दे रखा था, तो CFC प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम घटक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो परसेंटेज वाली जो बात आती है, आयतन के अकॉर्डिंग ये बात की गई है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03। ये मैंने एक दिन पेपर में भी बताया था, 0.03, 0.003, 0.0003 या 0.3 ऐसे देते हैं कई बार, और हम वहां पे CO2 की मात्रा कितना है ये भी गलत हो जाता है। तो इसलिए ये एग्जैक्ट डाटा पढ़ के आप जाएं, इनको मिलाकर के पूछ लेते हैं कितने हैं, इनको घटते क्रम में पूछ लेते हैं, इनको अवरोही पूछ रहा है, आरोही पूछ रहा है। यहां पे तो इसने सिर्फ एक ही दे दिया कि सबसे कम कौन सी पाई जाती हैं। कई बार इनको आपके सामने अवरोही की बात करेगा, इसका मतलब घटते क्रम की बात कर रहा है, आरोही की बात कर रहा है तो इसका मतलब बढ़ते क्रम की बात कर रहा है। तो वहां पे पेपर में यह भी देख लेना है कि आरोही क्रम की बात करेगा या अवरोही क्रम की। यह भी ध्यान रखना कि गैसों के अकॉर्डिंग, अगर भार के अकॉर्डिंग अगर बात करता है तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 75.52, और मुझे ये पीछे प्रश्न आया हुआ भी है, आपके भी वापस आ सकता है, क्योंकि फिर हमें नाइट्रोजन जब दिखती है तो हम 78% करते हैं। तो ये जो सारणी जो हमने इस प्रकार की जो बना रखी है, इसको आप काफी अच्छे से यहां से पढ़ के जाएं। तो यहां पर यही आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपने देखा कि यहां पे ऑर्गन आ गई 0.93, और फिर उसके बाद में CO2 की मात्रा आ गई, फिर उसके बाद में हीलियम आ जाएगी, और अंत में अगर आप देखते हो तो आपके सामने जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगी। इनके जो सिंबल हैं यहाँ पे जो हमने लिख रखे हैं, ये भी बार बार पेपर के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा आप वापिस से ठीक चीजों को देख लें। तो ये कहने का मतलब ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है इस सारणी से, जिसका आप अगर यहां पे अगर स्टार लगाने लगोगे तो पूरी कॉपी के अंदर स्टार स्टार हो जाते हैं कि इतनी बार ये प्रश्न पूछा है। कभी नेट के अंदर पूछा है, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, कभी यूपी के अंदर, कभी उत्तराखंड के अंदर, कभी MP के अंदर, कभी राजस्थान के अंदर, अलग अलग एग्जाम के अंदर, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का पेपर हो चाहे RPSC का हो, यहां से प्रश्न इसी स्वरूप के अंदर बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वो आरोही पूछ रहा है, अवरोही पूछ रहा है, घटते क्रम में पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सी सबसे कम पाई जाती है। कई बार गलती ऐसी भी होती है,
वो इनको सीक्वेंस को चेंज कर देता है। जैसे आर्गन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, CO2 दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, इनकी मात्रा को बताइए आप क्रम से। क्रम से का मतलब अब उसने जो स्वरूप में लिखा है उसी क्रम में बताना है। हमारा जो क्रम से होता है वो ये होता है, 78 हो गया, 20.94 हो गया, 0.93 हो गया और 0.003 हो गया, इनको आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में पहले बात की थी, तो ये जो नोट्स के अंदर आप देखोगे तो वहां पर इस प्रकार से बातें की गई। इसी टॉपिक का अगर बात करते हो, ये बार बार प्रश्न यहां से पूछा जाता है और शायद पिछले स्कूल लेक्चर में भी मेरे विचार से यहां से सवाल था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में था। तो सेम यही था कि वायुमंडल में किस अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। तो यहां से उसने प्रश्न तो दिया था, टेम्परेचर का दे रखा था क्षोभमंडल में, यानी क्षोभ सीमा के ऊपरी भाग के ऊपर दे रखा था, या ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान कितना होता है, इस प्रकार का कुछ प्रश्न दिया था कि किस अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है, औसतन ऊंचाई की जो हम बात करते हैं 12 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आप देखोगे कि ये जो ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां पर 6 से 8 किलोमीटर पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के ऊपर ये ऊंचाई है वो 16 से 18 किलोमीटर पाई जाती है। और ऊंचाई यानी सेवनीय धाराएं अधिक मजबूत होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर ऊंचाई है वो 16 से 18 किलोमीटर होते हैं, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की बजाय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर ये ऊंचाई अधिक पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेवनीय धाराएं, ये बार बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार ये टेम्परेचर से संबंधित प्रश्न था, या तो ध्रुवीय क्षेत्र का पूछा था या भूमध्य रेखीय का था। तो यहाँ पे -45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होता है, यानी क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, वहां पर इतना तापमान है -45 डिग्री, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इसके ऊपर हमने काफी डिटेल के अंदर बातें की गई हैं, तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखें। फिर ये डिटेल के अंदर ये सारे के सारे जितने स्टार लगा रखे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इनसे संबंधित पूछे जाने की संभावना होती है। अब कई कथन के ऊपर आगे पूछे जाएंगे। भाई किताब के अंदर मुख्य जो बातें हैं वो पिछले 20-30 सालों के आप जितने आयोगों के पेपर हुए हैं उनको पढ़ लीजिए, तो उनका जो दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण से आप सोच करके पेपर में चले जाइए, आप अच्छी रैंक से पास हो जाएंगे, ये गारंटी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे नोट समझ के लिखा रखी है बात सर्वोत्तम है, क्योंकि वो बातें की गई हैं जो किताब के अंदर हैं। अब आप एक तो किताब को हम पढ़ते हैं, हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है, एक वो है जो पेपर सेटर हैं वो उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, कुछ कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि जैसे पेपर का एकदम से पैटर्न बदलना होता है, तो उन चीजों को भी कवर कर लिया जाता है जो हम छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं। वो पेपर बनाने वाले को भी इतना तो एनालिसिस होता है, वो ये सोचता है कि यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसी लाइन को देंगे कि इसने भी नहीं पढ़ी और मैं अब ये बना देता हूं, और किताबें उसके पास में बहुत सारी होती हैं। तो उस चीज स्थिति के अंदर भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। फिर वहां से आपको जोड़ तोड़ बैठाते हुए आगे चलना होता है, और उस कंडीशन के अंदर भी जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है सिलेक्शन उसी का होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि निम्न में से किस अक्षांश पर पूरे वर्ष तापमान प्रतिलोमन होने की संभावना, तापमान प्रतिलोमन का जो टॉपिक है यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तापमान प्रतिलोमन यानी सामान्यतः हम कहते हैं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ में जाते हैं तापमान में कमी होती है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि ऊंचाई के साथ में जाते हो तो तापमान में कमी की बजाय वृद्धि होती है, जिसको हम तापमान प्रतिलोमन कहते हैं, तापमान विलोमता कहते हैं। यहां पर उसको अगर हम देखेंगे तो 3 भागों के अंदर बात की गई है, जिसमें अप्रवाही की बात की गई है, प्रवाही की बात की गई, यांत्रिक प्रतिलोमन की बात की गई है। फिर हम देखते हैं कि सामान्यतः तापमान विलोमता के लिए कौन कौन सी कंडीशन होते हैं, या जिसको हम ये कहते हैं कि अप्रवाही यानी जिसमें प्रवाहित नहीं हो रही है, उस कंडीशन के अंदर अगर आप देखते हो तापमान विलोमता की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप ये देखोगे कि जाड़े की लंबी रात होनी चाहिए, या हिमाच्छादित धरातल होना चाहिए, वायुमंडलीय दशाएं शांत और स्थित होनी चाहिए। खासतौर से ऐसी अगर सिचुएशन की अगर बात की जाए तो आप ये देखोगे कि मध्य अक्षांशों से लेकर के यहां, ये तो निम्न अक्षांश हो गए, ये मध्य अक्षांश से लेकर के उच्च अक्षांशों तक का जो क्षेत्र होता है वो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। प्रवाही की अगर बात करते हो तो खासतौर से शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उनके अंदर ये ऑल ओवर एक तरह से सामान्य दृष्टिकोण से पूछा गया। मेरे विचार से जो इसका जो उत्तर होगा एक तरह से जो आयोग मानेगा वो ठीक होगा, लेकिन फिर भी भाई मैं तो इसके अंदर ये तो होगा ही नहीं, भूमध्य रेखा नहीं होगा, कर्क रेखा नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहां तक की हो गए। अब जैसे जैसे आप इस साइड के अंदर जाते हो, क्योंकि सामान्य दृष्टिकोण के अंदर बात की जाए तो मैंने बताया था कि धरातल जो होगा वो हिमाच्छादित होना चाहिए, बर्फ से यानी ढका हुआ हो, जाड़े की लंबी रात हो, वायुमंडल दशाएं शांत और स्थिर हो, उच्च स्तरीय बादल हो और हवा के अंदर नमी कम हो, ऐसी कंडीशन होती है। वहां पर तापमान विलोमता के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। तो
ये पीछे भी एक बार प्रश्न पूछा गया है और उस कंडीशन के अंदर यानी ये प्रश्न यही आया था कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण देखने को मिलता है, और यहां पर भी कुल मिला के ऐसा सा ही प्रश्न है ये कि निम्न में से किस अक्षांश पर पूरे वर्ष तापमान प्रतिलोमन होने की संभावनाएं देखी जाती हैं। तो ये इस प्रकार का इसमें यानी आर्कटिक वृत्त दे रखा है, ध्रुवीय उत्तरी ध्रुवीय दे रखा है, तो बाकी तो मेरे विचार से वो जो मानेंगे उसके अकॉर्डिंग उत्तर होंगे, लेकिन मध्य अक्षांशों से लेकर के उच्च अक्षांशों के अकॉर्डिंग जो है वो क्षेत्र वहां पर इसकी विशेषताएं रहती हैं। और ये पूर्व में मैं बता रहा हूं कि ऐसा प्रश्न पूछा गया था, उस कंडीशन के अंदर ये उत्तर माना हुआ है ध्रुवीय क्षेत्र का। और नेक्स्ट जो यहां पे बात करोगे कि वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण निम्न में से किस पे निर्भर करता है। एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो बात की गई है कि वायुमंडलीय परिसंचरण का जो तापमान का किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रभावित करने वाले जो कारक, चाहे वो तापमान को प्रभावित करने वाले हों, चाहे वो लवणता को प्रभावित करने वाले हों, चाहे महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले हों, एक या दो सवाल आपको पक्के देखने को मिलेंगे। और ऐसा भी मिलेगा इसमें कि केवल एक है, इसमें तो जैसे ये दे रखा है कि कौन सा नहीं है, ये बहुत सरल प्रकृति का सवाल है, लेकिन आपके सामने वहां पर ऐसे आ सकते हैं, एक है, एक दो है, एक दो और तीन है, एक दो तीन और चार है, ऐसे बनाए जा सकते हैं, ए बी सी और डी ऐसे। तो ये फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे आप देखोगे कि ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी के अंदर ये पांचों स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप यहां पे देखो, मैंने यह लिखा रखे हैं, ये एनसीईआरटी की लाइनें लिखाई हैं कि वायुमंडल का अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, वायुदाब पेटियों का विस्थापन, महाद्वीप और महासागरों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन। तो इसने एक तो ये दे रखा है महाद्वीप और महासागरों का वितरण, पृथ्वी के घूर्णन की बात कर रही है, और फिर उसके बाद में वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। तो देशांतर वाला जो है, देशांतर रेखाएं, ये नहीं होगा, यानी ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट, यानी इसी प्रकार का प्रश्न यहां से इसको फॉर्मेट कर दिया गया है। तो आगे भी इस प्रकार के प्रश्न यहां से, और बार बार यहां से ये जो दे रखा है ना, प्राथमिक परिसंचरण, स्थायी, सनातनी, भूमंडलीय, सदावाहिनी, प्रचलित पौने, इनसे संबंधित बार बार यहां से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। फिर कौन सी ठंडी वायु राशि नहीं है, ये बहुत सीधा प्रकृति का, हालांकि यहां से वायु राशियों का जो आप वर्गीकरण जो है वो हमने बता रखा है कि वायु राशियों का वर्गीकरण उष्मागतिक और यांत्रिक इस प्रकार से, और फिर उसके बाद में ये जो डायग्राम जो दिया गया है इसको आप एनालिसिस कीजिए, और कई बार आपको इसी डायग्राम से संबंधित बार बार आपके सामने यानी प्रश्न बनते हैं। और ये प्रश्न तो सीधा डायग्राम बेस पे हो जाएगा जो यहाँ पे दिखा रखा है कि अब देखो कि कौन सी ठंडी वायु राशि नहीं है, इसका मतलब वो गर्म है। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र है, तो जलवायु अपने आप ही ठंडी है, चाहे वो समुद्र की हो चाहे वो महाद्वीपीय हो, ये भी ध्रुवीय है। ये देखो आर्कटिक क्षेत्र है, ये भी उच्च अक्षांशों की अगर बात करें, इसका मतलब इसमें नाम ही लिख रखा है समुद्री उष्णकटिबंधीय। तो ये सीधा सा सवाल है कि कौन सी ठंडी वायु राशि नहीं है, लेकिन वायु राशियों का प्रश्न इस डायग्राम को अगर आप पढ़ के जाते हो, सिर्फ इतनी सी चीज को अगर पढ़ के जाते हो, तो आपका प्रश्न वहां पे ठीक होने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद में कि कौन सा कथन चिनुक हवाओं के संबंध में, ये ध्यान रखना है कि जो वायुमंडलीय जो परिसंचरण से संबंधित अगर आप देखोगे तो आपके सामने यहां पर दो तीन सवाल पूछ लिए गए हैं। दो सवाल इस पॉकेट के अंदर अभी आए, आपके भी वहां पर है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा तो ज्यादा मिलेंगे क्योंकि उसमें संख्या प्रश्नों की अधिक होती है। और इसमें अगर बात करूं स्कूल लेक्चर के अंदर, तो आपको दो सवाल यहां से देखने को मिल सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित। उसमें से एक सवाल अपवाद हो तो अलग बात है, मुझे नहीं पता, अन्यथा आप देखोगे पीछे के पेपरों के अंदर तो एक सवाल आपको यहां से स्थानीय हवाओं से संबंधित जरूर मिलेगा। स्थानीय हवाओं से संबंधित कैसा कि चाहे तो वो आपसे ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म है या ठंडी है, आपके गर्म और ठंडी के समूहों को अलग करवा सकता है, वो किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उससे संबंधित सवाल पूछ सकता है। या फिर आप देखोगे तो अब जो ये सवाल एक तरह से इसकी जो प्रकृति है, ऐसी प्रकृति का सवाल यहां पे तो सिर्फ एक ही शब्द पूछा है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो आरपीसी के अंदर जो सवाल जो पीछे के पेपरों के अंदर आप देख रहे हो, अब एक साल के 2 साल के पेपरों के अंदर, उसमें इस सवाल को ऐसे मॉडरेट न करके ऐसे मॉडरेट किया जा रहा है कि ए के अंदर दे दिया 1 ठीक है, बी के अंदर दे दिया 1 2 ठीक है, सी में दे दिया 1 2 3 ठीक है, या 1 2 3 4 ठीक है, या 2 3 4 ठीक है, ऐसे बनाया जा रहा है। या निम्नलिखित में से कौन कौन से स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि सही है ऐसा पूछे, जहां पे सही नहीं है ये पूछा है ना, तो सही नहीं है
ये भी वहां पर इस प्रकार का जब पूछते हैं तो आपके सामने सही नहीं है, ये हो सकता है, सही है, ये हो सकता है। अब इसमें देखो चिनुक हवाएं, हमें ये पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, ये इसमें डायग्राम जो बना नहीं रखा हमने, यहां पे इस प्रकार से आप देखोगे कि ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है और यूएसए से संबंधित हो गए, तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढालों के ऊपर इस प्रकार से प्रवाहित होती है, गर्म और शुष्क हवाएं हैं, हिम भक्षिणी बोलते हैं, यहां पर जो बर्फ है वो पिघल जाती है, तो हमने देख लिया कि यूएसए से संबंधित हो गई चिनुक, इसको हिम भक्षिणी बोलते हैं, और ये रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती हैं। ऊपर लिखा है गर्म और शुष्क हवाएं, जो इसमें से पेज में से कट गया है। तो ये सारे, ये उत्तरी अमेरिका में चलती है, ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व बहती है, ये भी ठीक है, ये वर्षा लाने वाली हवाएं नहीं है, ये गर्म हवा है, ये गर्म और शुष्क हवा है। तो ये स्टेटमेंट, तो चिनुक से संबंधित आप देखोगे पीछे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के दोनों पेपर हुए हैं, उनसे संबंधित यहां से सवाल है, स्कूल लेक्चरर से संबंधित सवाल है, नेट से संबंधित सवाल है, और यहां पर भी सवाल है, आगे भी इनसे संबंधित सवाल, यानी चाहे वो चिनुक की बात करें, चाहे मिस्ट्रल की बात करें, चाहे फोन की बात करें, चाहे बोरो की बात करें, ये कुछ महत्वपूर्ण जो पौने हैं उनके बारे में थोड़ी आपको विस्तार से बातें पढ़नी है, और उसके अलावा जो पौने हैं उनको आपको सिर्फ पवन और उसका नाम है वो देख करके जाना है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित, यानी टाइफून कहा जाता है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किस किस नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे ये दे दिया इसने, तो ये पूछ लिया कि टाइफून कहाँ कहा जाता है, यानी सीधा प्रश्न है एक तरह से। तो टाइफून आप देखोगे दक्षिणी चीन सागर वाला जो एरिया है, यहाँ हमने ये दिखा रखे हैं सारे कि विले विले कहाँ पे बोलते हैं, और बांगुई या बेजू कहाँ पे बोलेंगे, टेफर कहाँ पे, ये टाइफून दिखा रखा। और फिर उसके बाद में चक्रवात कहाँ पे बोलते हैं, हरिकेन कहाँ पे बोलते हैं, ये स्टार लगा करके यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये बार बार मतलब ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख जाएं। किस क्षेत्र में समुद्री पश्चिमी तट की जलवायु नहीं पाई जाती है, तो ये दिखा रखा है कि पश्चिमी नीदरलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी चिली और पश्चिमी कनाडा। अब ये जो चिल्ली वाला जो है, उत्तरी चिल्ली के अंदर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि आप चिल्ली के अंदर अगर देखोगे ना तो यहां पर 3 जलवायु पाई जाती है। चिल्ली इस प्रकार से लंबी है, दक्षिणी अमेरिका का इस प्रकार से अगर आप मानचित्र की बात करते हो तो ऐसे यहां पर चिल्ली लंबी है। उत्तरी जो चिल्ली है वहां पे मरुस्थलीय जलवायु है इस एरिया के अंदर। मध्य चिल्ली के अंदर आप देखोगे भूमध्य सागरीय जलवायु है, और नीचे वाले देखोगे तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है। तो उत्तरी चिल्ली के अंदर समुद्र पश्चिमी तट की जलवायु नहीं पाई जाती। ये डायग्राम के अंदर भी हमने आगे यहां पे दिखा रखा है कि पश्चिमी यूरोप तुल्य या समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु की जो बात की गई है, तो उसमें ये देखो दक्षिणी चिल्ली के अंदर तो पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की बात कर रहा है, लेकिन इसने दिया है कि उत्तरी चिल्ली के अंदर। तो उत्तरी चिल्ली शब्द देने की वजह से ये गलत हो गया। बाकी कनाडा के अंदर हो गई, पश्चिमी यूरोप वाला जो हिस्सा है इसमें हो गई, न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है जो इसमें हो गई। तो ये हमने जो जलवायु का जो टॉपिक करा रखा है उसमें जो डायग्राम दिए गए हैं, और यहां से बार बार ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बड़े ठीक ढंग से बनाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करूं कि कोपेन, यहां पे कोपेन का पूछा गया है। कोपेन और थोरनथवेट की अगर बात करेंगे आप, दोनों से संबंधित निश्चित रूप से स्कूल लेक्चरर के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, नेट के अंदर सवाल यहां से बनता है, और बार बार सवाल यही पूछे जा रहे हैं। या तो कोपेन और थोरनथवेट के वर्गीकरण का आधार क्या रहा है उससे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, या फिर आप देखोगे कि जो कोपेन के क्लासिफिकेशन के अंदर ए बी सी डी जो है उनका क्या होगा, या जो छोटे भाग हैं उनका क्या होगा। तो यहां पे इसने दिया है डी एफ लिखा है, ये छोटा एफ है, तो सी एफ ये भी छोटा है। तो आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, आर्द्र जो महाद्वीपीय जो जलवायु है वो डी एफ से इंगित कर रहा है। ये सवाल भी पहले पूछा गया है, वापिस उसी सवाल की पुनरावृत्ति हुई है। और थोरनथवेट का भी पेपरों के अंदर जो आप देखोगे बार बार, यानी नेट के अंदर तो कोपेन से ज्यादा आप थोरनथवेट का सवाल पूछ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछ रहे हैं, उसमें आप वर्षण प्रभाविता और तापमान प्रभाविता की जो सूची है उसको पढ़ें। थोरनथवेट ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था उस क्लासिफिकेशन से संबंधित, यानी 1932 का, फिर उसके बाद में 1948 का जो क्लासिफिकेशन 1948 में क्या चेंज किया गया था, पहले वाले के अंदर क्या था, कितने प्रमुख भागों के अंदर बांटा, कितने गौण भागों के अंदर बांटा, कितने भागों में बांटा जा सकता है, ऐसे तक सवाल उसने पूछे गए हैं। और कुछ आपको शब्द दे देंगे और उस शब्द के अकॉर्डिंग हमसे उनका डिफाइन करवाएंगे कि इसको किस नाम से इंगित कर रहे हैं। तो ये यहां से ऐसे सवाल न केवल एचपीएससी ने पूछे हैं, हमारे आरपीएससी के द्वारा भी या यूजीसी के द्वारा भी इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, या अन्य जो आयोग है वो यहां से प्रश्न बना रहा है। तो आपको भी इस टॉपिक से संबंधित वहां पर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो वायु प्रदूषण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, बाकी CO2 की बात करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे, मीथेन की बात करेंगे, पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछा गया। ये यहां पे मैंने दिखा रखा है कि हरित जो गैसें होती हैं उसमें CO2, फिर उसके बाद में मीथेन की बात आ गई, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात आ गई, फिर उसके बाद में जलवाष्प और ओजोन, ये सारी की सारी हरित गैसें। इसने ये शुरुआत की जो 3 हैं वो नाम दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दिए गए। ये बार बार ये भी होता है कि सबसे प्रमुख कौन सी है, तो प्रमुख पूछे तो आपका उत्तर यहां पर ये आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी प्रश्न पूछा गया सबसे प्रमुख है या सबसे जिम्मेदार है, यानी उत्तरदायी सबसे प्रमुख गैस यही है, तो यहां से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये जलवायु विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जलवायु विज्ञान को पढ़ें आप, वायुमंडल की संगठन संरचना का जो टॉपिक है उसमें डिटेल के साथ में पढ़े, उसके साथ में बाद में तापमान वाले से संबंधित इसने सिर्फ तापमान विलोमता के ऊपर जाकर के बात की है। वायुमंडलीय परिसंचरण से संबंधित 2 सवाल आपने देखा कि वो पूछे गए हैं, और फिर उसके बाद में चक्रवात प्रतिचक्रवात की बात यहाँ पे कर ली गई है, वायु राशियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो काफ़ी अच्छे सवाल कोपेन का दे रखा है, थॉर्नवेट का नहीं दे रखा, तो आप कोपेन और थॉर्नवेट को भी बड़े अच्छे से पढ़ करके जाएं। और ये जो प्रश्न HPSC वाले हैं वो आपके लिए वहाँ पे स्कूल लेक्चरर के अंदर भी मददगार साबित होंगे, और निश्चित रूप से आप धैर्य के साथ में जाएं, आपकी पढ़ी हुई चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। कन्फ्यूज होने की संभावना जितने अच्छे से पढ़ के जाओगे उतनी ही कम होंगी, नेगेटिव सवाल फिर कम होंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो मैं समुद्र विज्ञान के ऊपर बात करूंगा। समुद्र विज्ञान से संबंधित यानी भौतिक भूगोल का हमारा जो तीसरा पार्ट है उसमें आप देखते हो 6-7 टॉपिक लगते हैं छोटे छोटे, जिसमें पहला जो टॉपिक दे रखा है महासागरीय नीतल के जो उच्चावच हैं उससे संबंधित, फिर महासागरीय धाराओं का टॉपिक है, फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो तो ज्वार भाटा से संबंधित हो गया, और इस टॉपिक इसके अंदर निक्षेप से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उससे संबंधित भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद में एक आपके जो टॉपिक है वो प्रवाल भित्तियों से संबंधित है, तो प्रवाल भित्ति का प्रश्न भी मेरे ध्यान में नहीं आया यहाँ पे। और फिर देखते हैं और कौन से हैं, तो इसमें से संबंधित 2 सवाल आपको वहां पर भी स्कूल लेक्चर के अंदर भी देखने को मिलते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर वाला होगा तो वहां पर 2, 3, 4 तक सवाल आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में निम्न में से कौन सा महासागरीय गर्त भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है? ये हमने यहां पर जो ये दिखा रखा है ना, ये बार बार पूछा जाता है। एक तो ऐसा प्रश्न होगा कि प्रशांत महासागर के कौन से गर्त हैं, कौन से गर्त नहीं है, अटलांटिक महासागर के कौन से, हिंद महासागर के कौन से। दूसरा, अगर इसने ये दिया है कि ये देखो मैंने ये दिखा रखा है कि ये भूमध्य रेखा है, और ये भूमध्य रेखा के नीचे एक तो ये दे रखा है, इसने अटाकामा की बात कर रखी है, एक कर्माडेक की बात कर रखी है, एक टोंगा की बात कर रखी है, 3 ये तो हो गए भूमध्य रेखा के दक्षिण में। अब उसने पूछा था कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सा है, तो ये जो बेनिन गर्त जो दिखा रखा है ये उत्तर में। बहुत बार ये सारे के सारे यानी पूछे गए हैं ना किसी स्वरूप के अंदर। कभी ऐसे पूछेगा उत्तरी प्रशांत से संबंधित कौन सा है, दक्षिणी प्रशांत से संबंधित कौन सा है, प्रशांत महासागर से संबंधित कौन से हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आप हैं। और ये तो मैंने बता रखा है, टाइलो क्यू कर्मा मेरी रिक्यू टोंगा न्यू सवाई और फिली बेन, यानी प्रशांत महासागर के गर्तों का हमने एक सूत्र यहां पे बना दिया है। तो ये सारी चीजें, अब अटाकामा है, टोंगा दक्षिण के अंदर है, कर्माडेक दक्षिण के अंदर है, लेकिन बोनिन जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला भी इसी से संबंधित सवाल है, जो ये उत्तर और दक्षिण के हमने अलग अलग इस प्रकार से यहाँ पे भी दिखा दिए। इनकी गहराई से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फिर उसके बाद में ये आ गया अटलांटिक महासागर से संबंधित दूसरा सवाल आ गया। एक बात और ध्यान रखना रहे, इन गर्तों से संबंधित जैसे यहाँ पे आपके सामने ऐसा हो सकता है क्यूराइल दे दिया, फिर उसके बाद में मेरियाना दे दिया, और फिर आपके सामने कर्माडेक दे दिया, और आपसे ऐसा पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से दक्षिण में कौन से है। यानी कुछ प्रमुख गर्तों के संबंध में आपके सामने ऐसी बात की जा सकती है, या दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित कीजिए, उत्तर से दक्षिण, क्योंकि हिंद महासागर का एक प्रश्न पूछा गया था पीछे द्वीप समूह के संबंध में। पिछली जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्रम दे रखे थे उसने हिंद महासागर के कुछ द्वीपों के, कि उनको आप उत्तर से दक्षिण क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है। फिर अगर आप देखते हो कि अगला जो है
ये डॉल्फिन रेज निम्नलिखित में से किस महासागरीय श्रेणी से संबंधित हैं? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने ये दिखा रखा है कि अटलांटिक महासागर जो एस आकार का है और दूसरा बड़ा महासागर है। यहां पर आप देखोगे कि ये जो मध्य अटलांटिक जो कटक है, मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी लंबाई से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसके निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके उत्तरी भाग को किस नाम से पुकारते हैं, इसके दक्षिणी भाग को किस नाम से पुकारते हैं, मध्यवर्ती को किस नाम से है। फिर यहाँ पे इसकी जो इस प्रकार से शाखाएं हैं उनके संबंध में यानी बात की जाती है। तो यहाँ पे ये देखो, जो मध्य अटलांटिक कटक है उसको भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो पार्ट है उसको डॉल्फिन बोलते हैं, और मध्य वाला जो पार्ट, दक्षिण वाला जो पार्ट है उसको चैलेंजर बोलते हैं, और यहाँ पे बीच वाला जो भाग है उसको सियरा लियोन। मैंने एक सूत्र भी लिखा है, डच सी, डक का मतलब डॉल्फिन आ गया और चे का मतलब चैलेंजर आ गया, सी का मतलब सियरा लियोन। और यहाँ पे विविल थॉम्सन कटक के बारे में बात की जाती है, वाल्विस कटक के बारे में बात की जाती है, टेलीग्राम पठार के बारे में बात करते हैं, रायो ग्रांडो की बात करते हैं। ये हमने इसमें आगे डिटेल से बात कर रखी है। तो ये सारे के सारे यानी इस प्रकार के प्रश्न इस जगह से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में से यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए, तो ऐसे ही प्रश्न हमें भी पूछे जाने की संभावना बनती नजर आ रही है। नेक्स्ट, ज्वार का जो टॉपिक है, पिछले कई पेपरों के अंदर आप देखोगे काफी अच्छे सवाल यहां से पूछे गए हैं। इस टॉपिक के अंदर भी ज्वार भाटा के 2 सवाल दे रखे हैं आपके भी, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। उसके अंदर भी यहाँ पर स्कूल लेक्चरर का होगा तो 2 मान लीजिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर का हो तो उससे ज्यादा, क्योंकि उसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, प्रश्न बन रहे। ये सवाल अच्छा बनाया गया, ऐसे सवाल इसमें कम संख्या के अंदर हैं, लेकिन ऐसे सवाल आपसे भी पूछे जा सकते हैं। यहां पे देखोगे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सीध के अंदर होते हैं तो उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार आता है, बिल्कुल ठीक है। उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार ऐसी जो कंडीशन होती है वो पूर्णिमा और अमावस्या को होती है, यानी महीने के अंदर 2 बार बनती है। इसका मतलब ये एक मासिक घटना नहीं है, यानी महीने में 1 बार नहीं होती है। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट ही आपका ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि दीर्घ ज्वार, बृहद ज्वार, पूर्ण ज्वार, स्प्रिंग टाइड, अलग अलग नाम से पूछे गए थे, इसलिए हमने ओब्लिक 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 करके ये लिख दिया। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो सिजगी को कहते हैं। इन 2 स्थितियों के अंदर आप देखोगे तो यानी दीर्घ ज्वार आता है, और कब कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या को, यानी सामान्य ज्वार से 20% ऊपर होता है। ये भी बार बार प्रश्न पूछा गया है। दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार, कब, पूर्णिमा और अमावस्या को। उसमें स्टेटमेंट दे रखा था कि 1 बार आएगा, तो इसका मतलब ये ठीक है। ये यहां से भी ये सवाल ऐसे पूछे गए हैं, दीर्घ ज्वार के समय उच्चतर ज्वार उच्च होगा, निम्नतर ज्वार निम्न होगा, इसके ऊपर भी हमने बात की थी। या एक बार ऐसे दे दिया, उच्च ज्वार की ऊंचाई अधिकतम तथा निम्न ज्वार की नीचाई निम्नतम होती है, अर्थात ज्वारीय प्रेशर अत्यधिक होता है। तो ये सारे के सारे उच्च ज्वार से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो ज्वार भाटा से संबंधित एक प्रश्न तो ये हो गया, और दूसरा सीधा से ये दे दिया कि ज्वार उत्पन्न करने वाला मुख्य बल कौन सा है। तो ज्वार उत्पन्न करने वाला मुख्य बल कौन सा है, तो आप देखोगे 2 मुख्य बल होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है। यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये आप देखिए कि ज्वार उत्पन्न करने वाले बलों के अंदर एक आपका ग्रेविटी हो गया और दूसरा अपकेंद्रीय बल हो गया। 2 बल हो गए, यानी एक तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, एक पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल हो गया। और गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर ये भी पीछे यहां से सवाल आया था कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होता है। तो ये हमने देखा था कि ये प्रश्न पूछा गया 2.17 गुना अधिक होता है, यानी 11:5 के अकॉर्डिंग होता है। तो यहां इसने जो प्रश्न पूछा है वो सिर्फ ये है, ये देखिए कि निम्नलिखित में से ज्वार उत्पन्न करने वाला मुख्य बल कौन सा है, तो मुख्य बल कौन सा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। यहां एक बात और ध्यान रखे जाना, इसमें सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन ज्वार भाटा जो देरी से आता है उसके संबंध में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको आप देखना कि दैनिक ज्वार कितना देरी से आएगा, अर्धदैनिक ज्वार कितना आएगा, और किस प्रकार से पृथ्वी की गति अगर बढ़ती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा की गति बढ़ती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके परिभ्रमण और परिक्रमण पथ का कैसे प्रभाव रहता है। तो यहां से बार बार सवाल पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं। एक आप ये जरूर देखना कि ज्वार भाटा के जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित आपको सवाल वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ज्वार भाटा के सिद्धांत और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, सिर्फ नाम याद करके चले जाओ तो भी काम चल जाएगा। इसी प्रकार से प्रवाल भित्ति से संबंधित, प्रवाल भित्ति क्या है, प्रवाल भित्ति के लिए आदर्श दशाएं कौन से हैं, प्रवाल भित्ति के प्रकार कौन से हैं, और फिर उसके बाद में प्रवाल भित्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके नाम आप करके जाना। निश्चित रूप से आपको वहां पे प्रवाल भित्ति और ज्वार भाटा के 2 या 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और आप अच्छे से कर पाओगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बात की गई है इस टॉपिक के अंदर, लवणता से संबंधित बात की गई है। ये मैंने अभी बात की थी कि प्रभावित करने वाले कारकों के आपको 2-3 प्रश्न मिलेंगे। जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए थे
वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहां पे वापस आ गया, इस जैसे ही हमने जलवायु विज्ञान से समुद्र विज्ञान में स्विच किया, दूसरा वही प्रभावित करने वाला कारक आ गया कि समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे। वे लवणता किससे प्रभावित होती है? घनत्व से होती है, वाष्पीकरण से होती है, समुद्र जल के तापमान से होती है, ज्वार से नहीं हो रही है। तो ये हमने यहां पर इसमें डिटेल में महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं ये बार बार पूछे गए हैं। इस प्रकार से इसमें दिखा रखे हैं, वाष्पीकरण, वर्षण, नदियों का जल, महासागरीय धाराएं, वायुदाब और अक्षांश, महासागरीय जल की गति, मौसमी परिवर्तन, ये सारे के सारे यहाँ पे बातें की गई हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसमें सरल प्रकृति का पूछा गया है और पिछले पेपरों के अंदर आप देखते हो इसमें थोड़ा सा आसान है, लेकिन बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से किस सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? इसने तो 2 नंबर वाला ही दे दिया, सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक अगर बात करते हो टर्की की वान झील आ गई, फिर उसके बाद में डेड सी यानी मृत सागर आ गया। ये देखो कि बंद सागरों या झीलों में लवणता अधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा वान झील टर्की की है, ये बार बार पूछा गया। कितनी पाई जाती है? 330 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है, यानी सर्वाधिक। दूसरा मृत सागर डेड सी जॉर्डन 238, तीसरा ग्रेट साल्ट लेक, इसने शायद 3 नंबर वाला दिया होगा, मृत सागर ये दे रखा है 3 नंबर वाला। ये भी पूछा जा सकता है कितनी पाई जाती है। अब जो ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो इनको छोड़ करके बनाए जा रहे हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये मैंने जो एक यहाँ पे सूत्र लिख रखा है, यहां तक अगर आप करके जाते हो तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, कम किस में पाई जाती है, ज्यादा किस में पाई जाती है, जरूर करके जाना। निश्चित रूप से यहाँ पे आपको डेप्थ के सवाल मिलते हैं। मैंने लिखा है वान मृत ग्रेट लाल बुफार केकरे बोस्केल इंग्लिश सेंट लिया जापान से, ए अंडा बेची काला बाल है बहुत, यानी 22 तक की हमने बात कर ली। और निश्चित रूप से यहां से डेप्थ के अंदर आप सवाल देखोगे ना, तो ये सवाल आए हुए हैं सारे के सारे, ये जो स्टार लगा रखे हैं। कैरेबियन सागर दे दिया, फिर यहां पे अगर आप देखोगे आर्कटिक सागर की बात की गई, अखोटस की बात की गई, अंडमान निकोबार की बात, ये अंडमान निकोबार वाला पीछे ही आया था नेट के अंदर, बेरिंग सागर। ऐसा पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम है या ज्यादा है, कुछ ऐसा दे रखा था। जैसे अंडमान दिया था, फिर उसने काला सागर दे रखा था, बाल्टिक सागर दे रखा था, तो उसमें अंडमान निकोबार की जो है वो सबसे ज्यादा थी। तो यहां पर भी ज्यादा पूछी जा सकती है कम वालों में। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहां इस लवणता वाले टॉपिक को आप ठीक से करें। फिर धारा से संबंधित जो है वो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मैं ये कहता हूं कि आपको वहां पर भी 2 सवाल इससे संबंधित देखने को मिलेंगे। धारा से संबंधित मोटे तौर पे 2 सवाल होते हैं, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक ये, या फिर आपको देगा प्रशांत की, अटलांटिक की, हिंद महासागर की, कौन सी धारा किस महासागर से संबंधित है, वो उसके उत्तरी भाग से या वो दक्षिणी भाग से, या फिर वो गर्म है या ठंडी है, उसको सुमेलित कीजिए, या कौन सा सत्य है असत्य। इस प्रकार का प्रश्न 100% यहां से बनता ही बनता है। सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये टॉपिक है, तो वहां पर भी ऐसा ही प्रश्न बनता है। तो ये जैसे दे रखे अगुलासा की धारा, बेंगुला की धारा, ओयासियो की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, और इसने पूछा कि प्रशांत महासागर में बहती है। आप ये देखिए, ये प्रशांत महासागर का जो डायग्राम बनाया गया, अधिकांशतः प्रश्न इस डायग्राम से ही पूरे हो जाते हैं। और इसमें ये दे रखा ओयासियो की धारा, ये प्रशांत महासागर की, यही पूछा था कौन सी धारा है। तो अगुलहासा की धारा हिंद महासागर की धारा हो गई, ओयासियो की धारा प्रशांत महासागर से है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा की अगर बात करते हो तो ये भी हिंद महासागर की होगी। बेंगुला की धारा की अगर बात करते हो तो अटलांटिक महासागर की हो गई, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के ऊपर प्रवाहित होती है। तो यहां से संबंधित बार बार और इसके अंदर अगर आप देखते हो कि एक अस्थायी गर्म जल धारा जो एल नीनो से संबंधित बार बार सवाल पूछे जाते हैं प्रशांत महासागर से। दूसरा सवाल अगर आप देखते हो, ये तो मैंने दिखाई दिया यहाँ पे, ये डायग्राम से संबंधित हो गई। अगला जो सवाल दिया है वो गर्म और ठंडी जलधारा से संबंधित दिया है। ये इसी से संबंधित दूसरा सवाल उसने बना दिया। जैसे ये अलास्का की धारा अगर आप देख रहे हो, और उसने ऐसा पूछा था शायद कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म जल धारा है, ऐसा कुछ सवाल था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ये रहा, कौन सी गर्म महासागरीय धारा है। अभी अलास्का की धारा गर्म धारा है, और ओयासिया की धारा जो अभी हम करके आए हैं वो ठंडी धारा है, और दोनों ही उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित हैं। ये देखो ये दिखा रखे, अलास्का और ओयासिया दोनों एक ही महासागर की पूछ ली, जबकि हिसाब से दूसरे महासागर से संबंधित भी पूछा जा सकता था। गर्म जलधाराओं की बात की गई है। गर्म जलधारा के अंदर आप देखोगे तो आगे जाकर के इसमें दिखा दिया।
ये दिखा रखी, अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा। अलास्का उच्च अक्षांशीय भागों में स्थित होने के बावजूद भी अलास्का के तटीय भागों में बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, क्योंकि अलास्का के तटीय भाग पर गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। तो ये कथन कारण का भी यहाँ पे प्रश्न बनता है, तो थोड़ा आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। कथन कारण के प्रश्न भी इस टॉपिक से संबंधित हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हमने देखा कि भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु और समुद्र विज्ञान के जो एचपीएससी के जो हैं वो हमारे आरपीएससी के अंदर किस प्रकार से सहायक साबित हो सकते हैं, उसके ऊपर हमने बातें की हैं। तो इन तीनों टॉपिकों के ऊपर हमने बातें की, कुछ प्रश्नों के ऊपर। तो यहाँ केवल मेरा मकसद मैंने पहले भी बताया था कि उत्तर देना नहीं था, यहाँ पे ये बताने का प्रयास था कि आप की जो तैयारी है वो आप इसी दृष्टिकोण से आप करते हुए चलिए। आपको भी जब उस आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे गए, आप एचपीएससी का जो एमपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसको भी आप पेपर देने जाने से पहले एक बार उसको पढ़ के जरूर जाएं, और उसमें से संबंधित वही प्रश्न पढ़े जो आपके टॉपिक लगते हैं। हो सकता है आपके जैसे टॉपिक नहीं है उसका प्रश्न आप छोड़ दीजिए एक बार। तो इन प्रश्नों के ऊपर हम बात की, और अगली क्लास के अंदर हम देखते हैं कुछ प्रश्नों के ऊपर और बात करेंगे, जिसमें भौगोलिक चिंतन की और मानव भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न या प्रैक्टिकल के कुछ प्रश्नों को लेकर के उसके ऊपर भी हम बातें करेंगे। तो धैर्य और आत्मविश्वास के साथ में काम करिए और सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद।